नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ राममूर्ति और आज की प्रश्नोत्तरी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हो, रेट नज़दीक है, जुलाई में प्रस्तावित है, तो आप इस रिवीजन को अंतिम रिवीजन समझते हुए क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है, समझना है और रीट क्वालिफाई करना है। तो विद्यार्थियों, अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं अपने मूल टॉपिक की ओर। पिछले वीडियो तक मैंने 90 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा दिए हैं और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 91 से 120 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो आइएगा, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। पूछा गया है कि किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है। वैसे तो किशोरावस्था की विशेषता तो कई सारी हो सकती है, लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम शब्द है उसके लिए पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को समझना है। एक बार समझ में नहीं आता है 2 बार पढ़ो, 2 बार समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, और जब क्वेश्चन समझ में आता है तो ऑप्शन आप अपने आप ढूंढ लोगे। देखते हैं, पहला है विकास, दूसरा है अस्थिरता, तीसरा है परिवर्तन और चौथा है समायोजन। तो विद्यार्थियों, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द विकास हो नहीं सकता, क्योंकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता रहता है और विकास का रुकना मृत्यु का संकेत होता है। इसलिए विकास तो सभी अवस्थाओं में चलता है और यहाँ पे पर्टिकुलर पूछा गया है किशोरावस्था, तो ये तो हो नहीं सकता। अस्थिरता, बिल्कुल अस्थिरता किशोरावस्था में होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सर्वोत्तम, तो नेक्स्ट वाले भी देखते हैं। अगला है परिवर्तन, परिवर्तन भी सही है। समायोजन, समायोजन हो नहीं सकता, क्योंकि समायोजन का किशोरावस्था में अभाव होता है, तो समायोजन हो नहीं सकता। अब आपको 2 में से राइट का निशान लगाना, एक तो अस्थिरता है, एक परिवर्तन है। तो अस्थिरता है वो किशोरावस्था में बिल्कुल होती है, लेकिन इससे अस्थिरता से बेस्ट कौन सा है, परिवर्तन। परिवर्तन के अंतर्गत ही अस्थिरता आ जाती है, इसलिए आज का अपना सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आंसर होगा परिवर्तन। परिवर्तन के अंतर्गत अस्थिरता आती है, इसलिए सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द होगा परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 92। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। विद्यार्थियों, नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। कई बार विद्यार्थी नहीं को है मान लिया जाता है और उनका क्वेश्चन वही गलत हो जाता है। तो आप दोबारा पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। वंशानुक्रम, बिल्कुल राइट बात है, वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, बुद्धि भी प्रभावित करती है। तो नहीं पूछा गया है तो मृत्यु आंसर राइट होगा, क्योंकि बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करने वाले कारकों में से नहीं है, तो मृत्यु आंसर आएगा। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है, मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 93। निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। किशोरावस्था की क्या क्या समस्याएं होती हैं, जो मैंने आपको लिखा रखी है। कई सारी समस्याएं होती हैं, देखते हैं कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। पहली है
शारीरिक विकास की समस्याएं बिल्कुल होती है, तो ये सही बात है। समायोजन की समस्या होती है क्योंकि किशोरावस्था में समायोजन नहीं कर पाता है। काम और संवेगात्मक समस्याएं भी होती है। और उपयोग सभी, तो राइट आंसर होगा उपयोग सभी। ये जो सभी समस्याएं होती है ये सब किशोरावस्था के अंतर्गत किशोर के अंदर होती है। आगे बढ़ते हैं। 94 है क्वेश्चन। 20 शब्दों के वाक्य को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? क्या पूछा गया? 20 शब्दों की वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना और भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? 1 नवम वर्ष में, 2 एकादश वर्ष में, 3 10 वर्ष में और 4 इनमें से कोई नहीं। 9 वर्ष नहीं सीखता है, 11 वर्ष में बालक सीख जाता है, 10 वर्ष में नहीं सीखता है और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा एकादश, यानी 11 वर्ष के अंतर्गत बालक भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना सीख जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बताती हूँ। यह क्वेश्चन आया है संज्ञानात्मक सिद्धांत से, यानी संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत से आया है। अब आपको ये पता होगा कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक है जीन प्याजे। जीन प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी है? पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक संवेदी पेशीय जो अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 12 के बाद। जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है यह होती है 0 से 2 वर्ष। इसके अंतर्गत बालक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो सीखता है और इसे ही मानव संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कहा गया है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष। इसके अंतर्गत बालक अक्षर लिखना, गिनती गिनना, अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान, माता पिता की छोटी छोटी आज्ञाएं मानना, छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। इसके अंतर्गत बालक 2 वस्तुओं में अंतर करना, 2 वस्तुओं में तुलना करना, समान असमान का फर्क सीख जाता है, सही गलत का भेद सीख जाता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवधि। प्राक संप्रत्यात्मक जो अवधि होती है वो होती है प्राक संप्रत्यात्मक जो अवधि होती है वो होती है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। 1 मिनट में बताती हूँ आपको। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी जो अवधि होती है उसके अंतर्गत बालक में पलटावी गुण नहीं पाया जाता है, तो ये था। और चौथी जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है
12 के बाद इसके अंतर्गत बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और इसमें बालक तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, विचार करना, समस्या समाधान शक्ति, निरीक्षण शक्ति आदि का विकास हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अपना राइट आंसर होगा 11, यानी 12 वर्ष, यानी जो बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष, इसके अंतर्गत बालक 2 वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है, सही गलत का भेद बालक सीख जाता है। और 7 से जो 12 वर्ष की आयु होती है इसे अपन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यानी बालक मूर्त वस्तुओं पर चिंतन करना सीख जाता है। और इसमें 3 संपर्ते विकसित हो जाते हैं बालक के अंतर्गत। कौन कौन से 3 संपर्ते? पहला है संरक्षण, दूसरा है संबंध और तीसरा है वर्गीकरण। तो ये बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं होती है कि बाल्यावस्था के अंतर्गत ये 3 जो संपर्ते हैं ये विकसित हो जाती है। अगर ये 3 संपर्ते कहीं भी नज़र आते हैं आपको तो वो विशेषता होगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी 7 से 12। तो विद्यार्थियों, आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 95। किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? पहला है किशोरावस्था, दूसरा है शिशुअवस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है उत्तर किशोरावस्था। तो संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव कब आ जाता है? किशोरावस्था में हो नहीं सकता, क्योंकि किशोरावस्था में तो बालक समाज विरोधी हो जाता है। शिशुअवस्था में हो नहीं सकता, क्योंकि शिशुअवस्था में तो बालक न सामाजिक होता है न असामाजिक, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है। बाल्यावस्था में बिल्कुल सही बात है कि संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आता है बाल्यावस्था में, और बालक सामाजिक आधार पर ही अपने नैतिकता का पालन करने लग जाता है। और इसी अवस्था को प्रशंसा की अवस्था कहा गया, यानी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था भी इसे ही कहा गया है। उत्तर किशोरावस्था है नहीं, क्योंकि गलत है। उत्तर किशोरावस्था में बालक समाज विरोधी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 96। शिशुअवस्था, शिशुअवस्था कब से कब होती है? तो अ है जन्म से 4 वर्ष तक, ब जन्म से 5 वर्ष तक, श जन्म से 7 वर्ष तक और द इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, वैसे तो शिशुअवस्था माना गया है जन्म से 5 वर्ष तक, लेकिन अगर पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पूछा जाए तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग समय बताया है। जैसा कि श्रीमती हरलॉक के अनुसार शिशुअवस्था होती है जन्म से 2 सप्ताह, रोज के अनुसार शिशुअवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, जोन्स के अनुसार होती है 0 से 6 वर्ष, और शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार होती है 0 से 6 वर्ष। और वैसे पूछा जाए कि शिशुअवस्था होती है तो जन्म से 5 वर्ष राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोल्सनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है। कोल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था की आयु है तो 10 से 12, 15 से 30, 12 से 21 और 10 से 15। तो कोल्सनिक ने जो किशोरावस्था की अवस्था बताई है वो है 12 से 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 98। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। ए अच्छी व बुरी आदतों में, ब माता पिता में, श मित्रों में, द शिक्षकों में। तो बालक
बाल्यावस्था में बालक दो वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है, सही गलत का भेद सीख जाता है। तो आंसर आएगा अच्छी व बुरी आदतों में अंतर करना सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 99, बालकों को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान होता है। कौन से वर्ष में बालक को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान हो जाता है? 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 9 वर्ष में और 12 वर्ष में। तो बालकों को 9 वर्ष की आयु में दिन तारीख वर्ष का ज्ञान हो जाता है। 8 वर्ष के अंतर्गत बालक अभ्यास व प्रशिक्षण के द्वारा तैरना सीख जाते हैं। 9 वर्ष के अंतर्गत बालक को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान भी हो जाता है और 9 वर्ष में बालक नृत्य करना भी सीख जाता है। थोड़ा अलग बताती हूँ, विस्तार से बताती हूँ कि जो नृत्य की शिक्षा होती है वो 3 वर्ष से प्रारंभ की जाती है, लेकिन अभ्यास जारी रखने पर 6 वर्ष की आयु से बालक लयात्मक ढंग से पद संचालन करना सीख जाते हैं और सरल नृत्य की प्रस्तुति देने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं पूछी गई है। कौन कौन सी है शैशवावस्था की विशेषताएं? अ, मानसिक विकास में तीव्रता, ब, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, स, शारीरिक विकास में तीव्रता, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, शैशवावस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, इसलिए ये भी राइट है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, ये भी राइट है। शारीरिक विकास भी तीव्रता से होता है, ये भी राइट है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 101, 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है। 5 वर्ष का शिशु यानी कि शैशवावस्था में मित्र की पुस्तक देखते समय शिशु क्या पसंद करता है? पढ़ना, बातें करना, सोना या कहानी सुनना। तो 5 वर्ष की आयु में बालक परियों की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करता है, इसलिए आंसर होगा कहानी सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 102, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने और चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। अध्यापिका खिलौने और चमकीली वस्तुएं के साथ कक्षा में प्रवेश हुई है, तो वो कौन सी कक्षा के बालकों को पढ़ाती है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर या फिर शिशु? तो देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था यानी पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 और इस अवस्था में बालक कहाँ होते हैं? यानी नर्सरी स्कूल एज जिसे बोला गया है, और इसी के अंतर्गत और इसी को खिलौनों की आयु भी बोला गया है। उत्तर बाल्यावस्था ये होती है 7 से 12 वर्ष, इसे बोला गया खेलने की आयु, खेल की आयु। किशोर 12 प्लस और शैशवावस्था होती है 0 से 3 वर्ष, जब बालक घर पे ही रहता है, तो ये तो हो नहीं सकती। किशोर से खिलौने का कोई संबंध नहीं होता है, खिलौने की आयु इसे नहीं कहा गया है, तो राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि जो खिलौने की आयु बताया गया है वो पूर्व बाल्यावस्था को माना गया है। तो आंसर आएगा पूर्व बाल्यावस्था, यानी नर्सरी स्कूल एज जो होती है उसके लिए जो अध्यापिका है वे खिलौने लेकर गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 103, निम्न आयु वर्ग
पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है? निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है? ए 8 से 10, ब 11 से 14 वर्ष, स 12 से 16 वर्ष और द 16 से 17 वर्ष। तो आंसर आएगा पूर्व किशोरावस्था यानी 12 से 16 वर्ष। आपको पता होगा कि किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था यानी कि 12 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था यानी कि 16 से 18 वर्ष। तो पूर्व किशोरावस्था पूछा गया है तो राइट आंसर होगा 12 से 16 वर्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यह तो मैंने पिछले में बता दिया आपको। 104 उत्तर किशोरावस्था का संबंध जिस आयु वर्ग से है। पहले पूर्व पूछ लिया, अब उत्तर पूछ लिया, तो आपको पता ही है कि 17-18 या ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहाँ पे 16 से 18 नहीं है, इसलिए 17 से 18 पे आपको राइट लिखना है। वैसे होता 16 से 18 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 105 वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। सबसे पहले तो बात यह है कि वैचारिक क्रिया अवस्था कहते किसको हैं? 7 से 12, 3 से 6, 12 से 18, 14 से, यहाँ कट गया है विद्यार्थी, 14 से 19 से। तो वैचारिक क्रिया अवस्था किसे कहा गया है? तो वैचारिक क्रिया अवस्था कहा गया है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था कहाँ से होती है? 7 से 12 वर्ष। वैचारिक क्रिया अवस्था का मतलब होता है कि जो बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो हर बात पर झूठ बोलता है और इसी के लिए उसकी हर बात पर विचार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस अवस्था को वैचारिक क्रिया अवस्था कहा गया है और ये अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष, क्योंकि इस उम्र में बालक मिथ्या परिपक्व हो जाता है, यानी झूठा परिपक्व होने का नाटक करता है और झूठ बोलता है और इसी झूठ के कारण उसकी हर बात पर विचार करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे वैचारिक क्रिया अवस्था कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 106 रीना हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है। रीना हर समय अपनी साज से जब यहाँ सज्जा यानी मेकअप का सामान लेकर वो एक कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना, वो किस अवस्था की बालिका है? तो वह पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था यानी 7 से 12, उत्तर किशोरावस्था यानी 16 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था यानी 18+। तो पूर्व बाल्यावस्था की वो है नहीं सकती, उत्तर बाल्यावस्था की वो हो नहीं सकती, प्रौढ़ावस्था की वो हो नहीं सकती। आंसर आएगा उत्तर किशोरावस्था यानी 16 से 18 वर्ष की है और उत्तर किशोरावस्था की है, इसलिए वो कांच के सामने खड़ी रहती है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 107 वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है कौन सी आयु वर्ग में? 20 से 22 वर्ष, 22 से 25 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। तो वुडवर्थ के अनुसार जो मानसिक विकास होता है वो 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 108 विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा? विकास के संदर्भ में बात हो रही है विकास की और मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। मैकडूगल ने विकास के संदर्भ में क्या किया? व्यवहार का विश्लेषण किया, मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया या फिर उपयुक्त सभी। बात है विकास की
और मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। आप सबको पता है कि मैकडूगल मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार की बात करते हैं, इसलिए आंसर आएगा मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 109। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय है। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय है बात विकास की हो रही है, तो उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर होगा उसकी परिपक्वता से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 110। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशुअवस्था में, नो। युवावस्था में, नो। बाल्यावस्था में, नो। किशोरावस्था में। राइट आंसर है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होते हैं और संवेगात्मक वो संवेग स्थायी हो जाते हैं किशोरावस्था के अंतर्गत। तो राइट आंसर होगा द। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 111। वृद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे से समान है, एक दूसरे के पूरक है, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी हो नहीं सकते, समान है नहीं, इनमें से कोई है नहीं। तो आंसर आएगा स, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। विकास के अंदर ही वृद्धि सम्मिलित है, यानी विकास का पार्ट वृद्धि है। वृद्धि यानी बालक के किसी भी एक भाग का विकास होना, जैसे कि बालक के किसी भी एक भाग में परिवर्तन होना वृद्धि कहलाते हैं, और बालक के चारों पक्षों में परिवर्तन होना विकास को दर्शाते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक पक्ष को दर्शाता, वृद्धि एक पक्ष को दर्शाती है, जबकि विकास बालक के चारों पक्षों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 112। शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है। शैशव काल में बालक का व्यवहार कैसा होता है? सामाजिक बिल्कुल नहीं, मानसिक नहीं, आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं, और मूल परिवर्तनात्मक बिल्कुल सही बात है। और मूल परिवर्तनात्मक की बात कौन करता है? तो विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 113। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बात है विद्यार्थियों सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जाति भेद नहीं, आनुवंशिकता हो नहीं सकता, क्योंकि आनुवंशिकता तो जैविक विकास में आता है। आनुवंशिकता तथा वातावरण बिल्कुल गलत बात। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वातावरण। राइट आंसर होगा द। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 114। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। नहीं पूछा गया है, नहीं पर ध्यान देना है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति बिल्कुल सही बात है, ये तो है। अनुकरण की प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ये तो शैशवावस्था में होती है। बालक शैशवावस्था में अनुकरण के द्वारा सीखता है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति ये बाल्यावस्था की विशेषता है। संचय की प्रवृत्ति बिल्कुल ये बाल्यावस्था की विशेषता है, और संचय प्रवृत्ति के कारण ही बालक के वेग को अजायब घर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कहीं बार कि कौन सी अवस्था के बालक के वेग को अजायब घर कहा जाता है? तो बाल्यावस्था के बालक के वेग को अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि बालक इस अवस्था में
कई चीज़ों का कलेक्शन करके रखता है। जैसे कई सारे पेन इकट्ठा कर लेगा, कई सारे पेंसिल इकट्ठी कर लेगा, कई सारे रबड़ इकट्ठे कर लेंगे। तो इन चीज़ों का संचय बाल्यावस्था में किया जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो वह अनुकरण वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अनुकरण के द्वारा बालक शैशवावस्था में सीखता है। यहाँ पर बाल्यावस्था के अंतर्गत तो बालक मूर्त वस्तुओं के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 115। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? यानी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने चहुमुखी विकास को पूर्णता से प्राप्त कर लेता है या चहुमुखी विकास पूरा हो जाता है? तो शैशवावस्था में होता नहीं है, युवावस्था में होता नहीं है, बाल्यावस्था में होता नहीं है, और किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत बालक अपने चहुमुखी विकास को पूरा कर लेता है, और किशोरावस्था में ही अधिकतम बुद्धि का विकास भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अपना 116। परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है। परिमाणात्मक यानी नापने और तोलने से अभिप्राय। तो यह है वृद्धि में, व विकास में, स अभिवृद्धि में, द कोई नहीं। तो परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है वृद्धि में, क्योंकि वृद्धि बालक के केवल एक पक्ष को दर्शाता है, यानी कि शारीरिक पक्ष को दर्शाता है, जबकि विकास बालक के चारों पक्षों को दर्शाता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो यहाँ पर परिमाणात्मक से आशय होता है वृद्धि से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 117। विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है, कौन करता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है विकास की दिशा का सिद्धांत। और विकास की दिशा के सिद्धांत को कुप्पुस्वामी ने दो भागों में बांटा है। एक सिर से पैर की ओर और दूसरा है केंद्र से सिरों की ओर, यानी सिफेलोकोडल, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। जबकि समान प्रतिमान का सिद्धांत के अनुसार यह है सोरेंस के द्वारा। समान प्रतिमान के नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनके बालक होते हैं, यानी कि जिस प्रजाति का प्राणी होती है उसके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। जैसे मनुष्य के मनुष्य होता है, पशु के पशु होते हैं और पक्षी के पक्षी होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत दिया है वो गाल्टन के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 118। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसे माना है? किशोरावस्था को 9, बाल्यावस्था को 9, प्रौढ़ावस्था को नहीं। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है शैशवावस्था को। तो राइट आंसर होगा से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 119। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है। संपूर्ण पक्ष यानी विकास के चारों पक्ष। चारों पक्ष में कौन कौन आता है? शारीरिक आता है, मानसिक आता है, सामाजिक आता है और संवेगात्मक आता है। तो संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है, यानी शरीर 9, अभिवृद्धि एक पक्ष को प्रकट करता है, संवेग 9, आंसर आएगा विकास बालक के चारों पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 120।
निम्न में से विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत कौन कौन से इसमें विकास के सिद्धांत है और कौन सा नहीं है? ए परस्पर संबंधितता का सिद्धांत, ब समान प्रतिमान का सिद्धांत, स एकीकरण का सिद्धांत और त उपयुक्त सभी। तो ये जो उपयुक्त सभी हैं ये विकास के नियम हैं, यानी विकास के सिद्धांत हैं। परस्पर संबंधितता के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के चारों पक्ष आपस में संबंधित होते हैं। विकास के चारों पक्ष कौन कौन से हैं? वही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। लेकिन शारीरिक और मानसिक में घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि सामाजिक और संवेगात्मक में घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान सिद्धांत के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य के मनुष्य, पशु के पशु और पक्षी के पक्षी। एकीकरण का सिद्धांत, विकास का नियम एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। प्रारंभ में बालक अपने शरीर का एक अंग चलाना सीखता है, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है और फिर अंग और भागों को एक साथ चलाना सीखता है। अब इसे उदाहरण से सीखिए, समझिए कि प्रारंभ में बालक अपने हाथ को चलाना सीखता है, फिर अंगुलियों को चलाना सीखता है और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। और इस क्वेश्चन के अनुसार निम्न में से विकास का सिद्धांत है, तो आंसर आएगा उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट रिवीजन लेके चल रही हूँ मैं आपके रीड का। इसके बाद में सेकंड ग्रेड पढ़ाना शुरू करूँगी मैं। तो ये अंतिम रिवीजन समझते हुए आपको पढ़ना है, लर्न करना है, समझना है और रीड क्वालिफाई करनी है। तो ये था विद्यार्थियों आज का वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।